नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम राज्यपाल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली हमने 2 क्लासों में राज्यपाल के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमने सबसे पहली क्लास में राज्यपाल को ये जाना था कि राज्यपाल का जो राज्यपाल होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। उसके बाद हमने जाना कि ये संविधान में कहाँ अवस्थित है, तो देखा कि भाग 6 में है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में इसको देखने को मिलता है। वहीं देखा हमें कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका भी देखी हमने, है ना। और ये भी देखा कि राज्यपाल को किस देश से लिया गया है ना। उसके साथ साथ हमने कुछ प्रथाएं भी राज्यपाल संबंधित देखी। वहीं हमने 7वां संविधान संशोधन भी आपको बताया था, राज्यपाल संबंधित था, क्योंकि उसी संशोधन में कहा गया था कि राज प्रमुख के स्थान पर अब क्या होगा, राज्यपाल होगा। और वहीं ये बिंदु भी बताया गया था कि जो राज्यपाल होगा वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, है ना। उसके बाद हमने कुछ आपको आयोग बताए थे, है ना, जैसे आपको शीतलवाड़ आयोग हुआ, आपको राजमन्नार आयोग हुआ, आपको पुंछी आयोग हुआ, सहकारी आयोग हुआ, सारा कुछ बताया हुआ था। और जो हमने कल क्लास ली थी उसमें हमने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात की थी। हमने बताया कि 152 का जो अनुच्छेद होता है, 152 में बताया गया कि राज्य की परिभाषा क्या है। 153 में बताया गया है कि साहब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख 153 में किया गया है। वही हमने 154 बताया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। हमने 155 भी बताया आपको, जहाँ बात आती है कि साहब इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी बताया कि राष्ट्रपति की प्रशांत पर्यंत तक होता है। हमने अनुच्छेद 156 की चर्चा की, जिसमें बात आई कि साहब इनका कार्यकाल क्या है, पदावधि क्या है, इनको हटाना है या इनका ट्रांसफ़र करना है, या राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। 157 में हमने देखा योग्यताओं पर बात की कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमने 158 में राज्यपाल संबंधित सेवा शर्तें देखी। हमने 159 में शपथ देखी कि भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, है ना। हमने 161 में ये देखा कि राज्यपाल जो है उसको क्षमादान की शक्ति है, परंतु मृत्युदंड को नहीं दे सकता है ना। वहीं हमने आपका 213 अनुच्छेद भी देखा, जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हमने अनुच्छेद 165 भी देखा, जिसमें राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति वगैरह करता है। तो हमने कल काफ़ी प्रमुख आपको अनुच्छेद देखे। आज हमें क्या देखना है, राज्यपाल से संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य। कुछ अनुच्छेद इसमें हम बताएंगे आपको, जो शक्तियाँ कार्य लिखाएंगे उसमें हम अनुच्छेदों का भी वर्णन करेंगे। यानी कल जो हमने प्रमुख लिखा है वो तो पर्याप्त है ही, आज भी हम इस तरीके से क्लास लेंगे कि आपको शक्तियाँ और कार्य पढ़ाते समय हम, यदि ये अलग से भी क्वेश्चन आता है मेंस वगैरह में, तब भी आप कंफर्ट होंगे लिखने में। यानी वो प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य पूछ रहा है, आप लिख सकते हैं, है ना। विधायी की शक्ति एवं कार्य की बात हो रही है, आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं जाएंगे विथ अनुच्छेदों के साथ। तो कुछ अनुच्छेद तो हम कल ही बता चुके थे, वो बाकी सब आज बता देंगे, पर वो अनुच्छेद ऐसे नहीं बताएंगे, हम शक्तियों में ही वर्णन करेंगे, समझ गए। अब आपको हम जैसे क्लास लेंगे, जैसे पहले हम जो राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों में देखेंगे, तो हम कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे, जिसको हम किस तरीके से बताएंगे। हम इसमें पहला पॉइंट बताएंगे कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। और वहीं ब्रैकेट में लिखा जाएगा जी किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 154वें अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है ना। वहीं हम आगे इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखाएंगे आपको कि जो राज्यपाल है उसकी कार्यों की, राज्यपाल के कार्यों की सहायता एवं सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी, और ये अनुच्छेद 163 होगा, है ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 164। यानी हम आपको कार्य एवं शक्तियाँ भी कराएंगे, साथ साथ किस तरीके से आंसर लिखना होता है या किस तरीके से शक्तियाँ तो आप लिख ही रहे हो, पर उसके साथ अनुच्छेद जोड़ देते हो तो वो आंसर क्या हो जाता है, उसका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक, हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने 2 वीडियो देख ही चुके होंगे, उनको आप आराम से देखिए और इसको भी देखिए। अभी भी राज्यपाल कंप्लीट नहीं हुआ है, आज भी नहीं होगा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि अभी जो आपके मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राज्यपाल होंगे उनके संबंध में कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी तो डिस्कस हम बीच में करते रहेंगे। इसमें हम कार्य एवं शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पहली शक्ति देखते हैं, कार्यपालिका और ऑब्लिक प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियां एवं कार्य, ठीक है।
अब इसके अंतर्गत हम कुछ आपको इनकी शक्तियां बताएंगे। पहला ही बिंदु हम लिखते हैं, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। के माध्यम से ये हम बता भी चुके हैं आपको पहले भी, किस अनुच्छेद में हमने इस बात को कहा था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। ये हमने बात बताई थी आपको, अनुच्छेद 154। तो आपको शक्तियां भी लिखना है और अनुच्छेदों को भी इंगित करना है कि भाई ये जो बात हमने बताई है उसके कार्य में शक्तियां में ये कहाँ इसका वर्णन है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यों राज्यपाल के कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है ये भी आपको याद हो तो हमने कल आपको शायद इसके संबंध में बताया था, अनुच्छेद प्रमुख जब अनुच्छेद पढ़ा रहे थे 163 के। ठीक है, तो राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। अगली इसकी शक्ति लिखें हम, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में कहा, मतलब इसका वर्णन है तो अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या है, नियुक्ति हो गई। चलिए और देखते हैं, ये सारा हम कौन सा देख रहे हैं, कार्यपालिका है, प्रशासनिक शक्ति एवं कार्य। यहां हम एक नोट भी लिखेंगे, कहाँ, यही जो मुख्यमंत्री नियुक्ति करेगा अन्य मंत्रियों की, इसमें कुछ राज्य जो है स्पेशल हैं जिसमें एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है। तो वो लिखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा राज्यों में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा। एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा।
ये बात कब से लागू हुई है तो वो भी लिख लेंगे आप, यहाँ ब्रैकेट में ही लिखा दे रहा है। 94 संविधान संशोधन, 94 संविधान संशोधन 2006। संविधान संशोधन 2006। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम अब और लिखें, हम आगे चलकर एक और लिखा रहा है आपको इसके बारे में, या कह सकते हैं कि राज्य के कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, हम ऊपर लिखाते हैं ताकि नीचे लिखने में दिखाई ना दे कहीं। लिखेंगे आप राज्य के कार्यपालिका से राज्य के कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। और ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 166 में। तो इस तरीके से आप अनुच्छेद लिख देते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसमें वेटेज आ जाता है। याद है, नहीं है याद तो आप तो सीधे ध्यान रखेंगे, राज्य के कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री से, अगला फैक्ट लिखेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन संबंधी जानकारी ले सकता है। और ये बात अनुच्छेद 167 में। तो यदि अनुच्छेद आपको ये और याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही है। अगला तथ्य लिखें, ये हमने आपको कल बताया था कि राज्यपाल के द्वारा कई नियुक्तियां कराता है राज्यपाल। तो जैसे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कॉलेजों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है ना, आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे, आपको लिख लेंगे राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां, ऐसी में लिख दे रहे अब ये, क्योंकि सब ये कार्यपालिका के संबंध चल रहे हैं सारी चीजें। राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां। ठीक है, तो यही हम लिखा दे रहे हैं। पहली कौन सी होती है? तो पहले तो करता है वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। राज्य के महाधिवक्ता, कल भी हमने इसके बारे में बताया था, नियुक्ति करता है। और ये बात किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? अनुच्छेद 165। ये जरूर इंपॉर्टेंट रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करता है? तो लिखेंगे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की। ठीक है, अब जब विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो उसको राज्यपाल को क्या कहते हैं? कुलाधिपति भी कहा जाता है। तो लिख लेंगे आप यहीं
इसलिए राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट लिखा रहे हैं, अभी हाल में ही अखबार में देखने को मिला है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कहा है कि जो कुलपतियों का नाम होगा वो कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। तो हम नोट में लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अभी उन्होंने न्यूज़ में ही ये पढ़ा हुआ था, तो लिख लेंगे आप, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कुलपति के स्थान पर कुल गुरु के स्थान पर कुल गुरु नाम किया है। तो अभी ये करंट का फैक्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब और क्या नियुक्ति करता है? एक विश्वविद्यालयों की नियुक्ति हो गई, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति हो गई, और नियुक्ति क्या है? तो लिखेंगे आप, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा, यानी पीएससी की बात कर रहे हैं हम, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक, ये हमने जितने भी आपको यहाँ कार्यपालिका संबंधित आपको क्या बताए, शक्तियां बताई, कार्य बताए कि राज्यपाल को क्या कार्यपालिका संबंधित उनको काम या शक्तियां देखना है। तो आपने देखा यहाँ हमने पहले क्या बताया कि राज्यपाल अपने अधिकारियों अपने जो शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा, है ना। राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए या सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी जो भी कार्य हैं वो सब राज्यपाल के नाम से ही होंगे, है ना। वहीं बताया गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। वहीं आपको बताया कि राज्यपाल को कई नियुक्ति करने का अधिकार भी है। तो अब आपने देखा कि हमने क्या बताया कि वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की करता है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इतने आपको पॉइंट पर्याप्त है। अब हम अगली उसके कार्य और शक्तियों पर देखते हैं। विधायिका की बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब आपने इसके जो कार्य और शक्तियां थे वो आपने जाने। अब दूसरा देखेंगे हम यहाँ, विधायिका शक्तियां एवं कार्य। अब हम विधायिका संबंधित उसकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल ही आपको एक अनुच्छेद बताया था कि राज्यपाल विधायिका का एक अभिन्न अंग है। किस अनुच्छेद में बताया था जी हमने आपको? तो 168 में लिखेंगे, राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है। अभिन्न
ये बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168। ठीक। दूसरा हम यहां देखेंगे, राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और सत्र को भंग करता है। ठीक है, वो ये फैक्ट भी हम शायद कल बताया था आपको जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता रहे थे। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान होता है। ठीक है, और इसके बाद लिखा जाएगा सत्रावसान करते हैं, तथा भंग करते हैं, ठीक। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद, तो देखो इस तरीके से आपको काफी अनुच्छेद भी पता चल गए राज्यपाल के। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी कल हमने बताया था अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अनुच्छेद हमने कल बताया था कि ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट भी है, 213। ठीक। और देखें इसकी शक्तियां, तो लिखेंगे हम आपको, राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं और संदेश भेज सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं और संदेश भेज सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 175। ठीक, तो इस तरीके से आपको कई अनुच्छेद भी पता चल रहे हैं और इनकी शक्तियां भी आपको पता चल रही हैं, और यही उनके कार्य हैं। भाई राज्यपाल और क्या कार्य करता है? यही तो कार्य करता है वो। राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र अथवा या तथा लिखें, तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र में अनिवार्य रूप से क्या करता है? संबोधन करता है, अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद लिख लेंगे आप, अनुच्छेद है 176। ठीक है, ये अनुच्छेद याद होते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप ये पॉइंट तो याद रखेंगे कि राज्यपाल के कौन कौन से कार्य और शक्तियां होती हैं। ठीक है, ये हमने एक साथ ही लिखा दिया आपको, कार्य एवं शक्तियां, है ना। कुछ उसमें कार्य दिख रहे हैं, कुछ आपको उसमें शक्तियां भी दिख रही हैं। एक और लिखेंगे, राज्यपाल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है, इसको हम विधायिका में लिखा दिया क्योंकि ये उसके विधानसभा से संबंधित कार्य है। राज्यपाल
विधानसभा, प्रोटेम स्पीकर अभी हम पढ़ाएंगे जब आपको विधानसभा वगैरह पढ़ाएंगे। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, परंपरा है होती है कि जो भी विधानसभा के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग होता है उसको ही प्रायः प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। कब तक बनाते हैं? जब तक लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है। ठीक, तो राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये भी आपने एक देखा, और इसको थोड़ा देख लें, रब करते हैं, इसके बाद और दिखाते हैं। इसमें से लगभग आपको 5-5, 6-6 तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। बाकी तो आप पूरे याद करें तो अच्छा है, ताकि आपको राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां भी क्लियर हों। अनुच्छेद तो क्लियर है ही भाई, राज्यपाल को कौन कौन से कार्य करना होते हैं, विधायिका संबंधित कौन से कार्य हैं, उसको प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधित कौन से कार्य हैं, कौन कौन से उसको शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो सारा आप जान गए। और अनुच्छेद जो हमने यहाँ अनुच्छेदों का भी हम वर्णन करते जा रहे हैं साथ साथ के, ताकि आपको और ज़्यादा अनुच्छेद याद हो। भाई जो कल पढ़ाए थे वो तो आपको याद ही करना है, इसके अलावा आपको जितने और याद हो जाए वो अच्छा है। क्या लिखाना वाले हम? राज्यपाल को विधानसभा में विधानसभा में पहले एक एंग्लो इंडियन को ये मनोनीत करता था राज्यपाल, परंतु ये भी बदल चुका है 104 में संविधान संशोधन के बाद। ये बंद हो गया। नहीं तो पहले क्या करता राज्यपाल, एक एंग्लो इंडियन को क्या करता था, मनोनीत करता था। वही फैक्ट लिखने वाले हैं, राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार था, अब पर समाप्त हो गया है, वो हम नोट में लिखा दे रहे हैं आपको। किस अनुच्छेद में था इसका वर्णन? अनुच्छेद तो लिख ले पहले आप, अनुच्छेद 333। ठीक है, अब यहाँ नोट लिखा रहे हैं कि ये पहले था अब बंद हो गया है। तो किस संविधान संशोधन से हुआ है वो लिखेंगे आप। 104वें संविधान संशोधन से, 104वें संविधान संशोधन से, या 104 संविधान संशोधन के तहत 2019 में समाप्त हो गया है। ठीक है, अब नहीं होता है, पहले होता था। कब से? 2019 के बाद से समाप्त कर दिया गया है या समाप्त हो गया है। एक और लिखा दे रहे हैं हम, विधान परिषद से संबंधित फैक्ट है, अनुच्छेद 171 में वर्णन है कि साहब अब तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, तो यहाँ बात नहीं करेंगे, पर जहाँ होती है वहाँ के लिए आपको बता दे रहे हैं। फिर लास्ट में लिखा देंगे कि मध्य प्रदेश में प्रावधान नहीं है, ताकि आपको याद रहे बार बार। हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि साहब 171 की तरफ राज्यपाल जो है वो जितनी भी विधान परिषदों की संख्या है उसका 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकता था, है ना। जैसे यूपी में है आपकी विधान परिषद, तो कर सकता था। क्या कैसे करेगा? तो वो देखेगा साहब कला का क्षेत्र से कोई हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, खेल के क्षेत्र से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से, 5 क्षेत्रों से वो नियुक्त कर सकता था। तो हम आपको केवल बता भर दे रहे हैं, लास्ट में नोट में लिखा देंगे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में लागू होने का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक, तो लिखेंगे राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे, क्योंकि इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी भी तो देखना है, तो अब कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता था। ठीक है, अब वो जो कर सकता है
था ना लगा है, कर सकता है, पर अपने यहाँ है नहीं इसलिए बात अलग है। तो किस क्षेत्र से वो लेता था तो लिख लें आप जानकारी के लिए, बाकी हम नोट में लिखा देंगे। मध्य प्रदेश में लागू ही नहीं है। साहित्य का क्षेत्र का आदमी हो, है ना, कोई कला से क्षेत्र का आदमी हो, है ना, कोई विज्ञान के फील्ड से हो, है ना, चौथा कोई समाज सेवी हो, और चौथा जो समाज सेवा से कोई करता हो। जो पांचवा इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, ये रहेगा सहकारी आंदोलन से, जो जनरली लोग भूल जाते हैं। अब हम और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने यहाँ है नहीं है। आप यहाँ बस ना नोट में लिख लेंगे, मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद ही नहीं है, तो जो आपका है मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, ठीक है। अब हम एक और लिखा के आपको यहाँ कंप्लीट करते हैं विधायिका शक्तियों को। लिखेंगे कि विधानसभा से पारित कोई विधेयक, यदि कोई भी विधेयक है वो विधानसभा से पारित हो गया है और उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो लिखेंगे विधानसभा से पारित, विधान सभा से पारित कोई विधेयक, कोई विधेयक कानून तब बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे, जब राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तो आपको पता भी होगा हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कैसे वो प्रोसेस होती है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो या तो उसको स्वीकृति कर दे, जैसे हस्ताक्षर कर दे, ना करे तो उसको दोबारा भेज भी सकता है, दोबारा भेजेगा, दोबारा विधेयक आया तो बात हो जाता है, या उसके पास एक और है, या तो वो ना तो वापस भेजे ना ही उस पर हस्ताक्षर करे, ठीक है। एक और तरीका उसके पास, वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास ही भेज सकता है। ये सब बातें जो बता रहे हैं ये अनुच्छेद 200 में है, और 201 में जो बातें हैं, राष्ट्रपति के पास यदि विधेयक पहुंचता है राज्य का तो राष्ट्रपति उस पर फिर क्या करता है, परमिशन देता है नहीं देता है, ये सब राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है, ठीक है। पर वो आप इतना डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है। एक जो फैक्ट लिखाएंगे इंपॉर्टेंट है कि साहब राज्यपाल को विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। यानी कोई विधायक बनकर आया है तो राज्यपाल उसकी विधायकी खत्म कर सकता है, या कोई मंत्री की मंत्री। कैसे करेगा, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि उस कोई लाभ के पद पर ना हो। मान लो कोई विधायक लाभ के पद पर है, उसकी जानकारी लगती है राज्यपाल को, तो वो उसकी विधायकी खत्म कर देगा, या दिवालिया हो गया हो, मानसिक रूप से विकृत हो गया हो, या उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई हो, या तो दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, इन सब वजह से उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लिख लें आप। राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों की, राज्यपाल विधान सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है, और ये जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है इनका ये 192 में ये बात है, उसको अधिकार है। और आपसे पूछा जाए किस अधिकार के तहत वो किसी विधायक की विधायकी खत्म कर सकता है, तो अनुच्छेद 192 के, राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। अब यहाँ लिखेंगे आप उसको क्लियर करने के लिए, कब कर सकता है साहब, कब लिखेंगे, अनुच्छेद 191 के अनुसार क्या है, के तहत लाभ के पद के तहत लाभ का पद लेने पर, लाभ का
पद लेने पर, यानी कोई विधायक ने कोई लाभ का पद ले लिया है ना, और उसकी जानकारी में बात आ गई, ठीक है, लाभ का पद लेने पर। और इसके बाद एक तो ये बात हो गई, दूसरा लिखेंगे अपन दिवालिया। दिवालिया एवं मानसिक विकृत, पागल हो जाए, मानसिक विकृत, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं नागरिकता, भारत की नागरिकता जाने पर, या भारत की नागरिकता जाने पर, इन सब यदि स्थिति बनती है तभी राज्यपाल किसी सदस्य की सदस्यता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इस समय इस तरीके से आपने वित्तीय शक्ति एवं कार्य देख लिया आपने। अब हम देखेंगे कौन से कार्य, हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां, ठीक है ना। ये तो हमने विधायिका वाले देख लिए, अब वित्तीय की बात करते हैं। हमने आपको, ये हम चाहते तो आपको कॉमन लिखा सकते थे, ठीक है, पर इससे क्या होगा, आपको स्पष्ट होगा कि साहब विधायिका संबंधित शक्तियां कार्य क्या करता है ना, और आपके कार्यपालिका संबंधित उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं या कौन सा वो कार्य करता है हुआ, तो ये सारी चीजें आपको हमने पहले ही करा दी हैं और अलग अलग करके बता दी हैं, ताकि आपको वित्तीय शक्तियां, ठीक है, इसको हम देखेंगे अब। तो लिखेंगे धन विधेयक जब कोई भी विधानसभा में रखा जाता है तो धन विधेयक राज्यपाल के स्वीकृति के बाद ही, यानी पहले उससे स्वीकृति लेते हैं फिर उसको विधानसभा में रखते हैं, ठीक है, वही लिखा रहा है आपको। और ये अनुच्छेद 199 में है। तो धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद, लिख लें, धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही मतलब पहले ही उसकी स्वीकृति ले ली जाती है ना, स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। विधान सभा में रखा जाता है। और ये कौन से अनुच्छेद में है ये प्रावधान, तो ये है अनुच्छेद 199। ये अनुच्छेद जरूर ध्यान रखना आपको। अगला लिखेंगे राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन रहती है, अनुच्छेद 267 में लिखा है जिक्र है इसका। तो लिखेंगे राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है और इसको लिख लेंगे अनुच्छेद 267, ठीक, ये भी आपने जाना। अब बजट की बात है, जो आज बजट पेश भी हुआ है आपका, डिप्टी सीएम है आपके जगदीश देवड़ा ने पेश किया है, वो संबंध लिखेंगे आप। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में आप बजट लिख लें, बजट विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, विधानसभा के समक्ष
रखा जाता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 202 में। तो कुछ तरीके से आपको काफी राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे, और ये तो आपको याद करनी है कार्य एवं शक्तियां। एक और लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, राज्यपाल ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं को 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 साल के बाद वो उनकी वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है ना, वो लिखने वाले हैं। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में, ये हर साल नहीं होता है, 5 वर्ष में होता है, हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, ये आपकी हो गई वित्तीय शक्तियों को हमने देखा। ठीक है, अब अगले देखते हैं हम न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी राज्यपाल को दी गई है। कल आपको हमने बताया था कि साहब, एक तो कल बताई था आपने, उसको क्षमादान की शक्ति है परंतु मृत्युदंड को छोड़कर। ठीक है ना, सजा कम कर सकता है। और कुछ और है, जैसे राज्यपाल हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति हो रहा हो तो वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब जिला कोर्ट की जजों की नियुक्ति होना होता है तो वो हाई कोर्ट से परामर्श विचार करके करता है ना। और जब हाई कोर्ट के जज की शपथ की बात आती है तब भी राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, तो जो उसकी कुछ कार्य शक्तियाँ दोनों साथ में करा रहे हैं। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा ना होना। चौथा लिखेंगे हम न्यायिक शक्तियाँ एवं, उसी में हम कार्य दोनों साथ साथ करा रहे हैं ना, अलग से नहीं करा रहे हैं। सबसे पहला जो हमने कल ही बताया था क्षमादान की शक्ति, वही लिख लेते हैं। अनुच्छेद आपको याद ही होगा, क्षमा दान की शक्ति, और यहां लिख लेंगे मृत्यु दंड को छोड़कर। ठीक है ना, अनुच्छेद 161। ठीक, और लिखें जो अभी हमने आपको बताया कि साहब जब हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति को वो परामर्श देता है। लिख लेंगे आप राज्यपाल, बड़ी सरल सी, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको सारी याद आ जाएंगी। अब क्योंकि यदि हम यहाँ समझा दें तो फिर आपको नोट्स नहीं मिलना है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और अनुच्छेद कौन सा है ये? 200 आपका 17 है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गए जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो रही है। अब हम जिला कोर्ट की बात करेंगे तो किससे पूछेगा वो? अब हाई कोर्ट के जज से विचार विमर्श करेगा। तो लिख लेंगे आप राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके
हाई कोर्ट के से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और ये अनुच्छेद है आपका 233। ठीक, एक और लास्ट लिखाते हैं इसमें 4 ही है तो बड़ा सरल है, हम अभी बता भी देंगे किस तरीके से याद करना आपको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 219। देखो 4 प्रावधान है, हम आपको चारों स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए पहला, इसकी हम न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे, कार्यों की बात करें तो आप ध्यान रखें ये क्षमादान की शक्ति है इसको मृत्युदंड को छोड़कर 161। इसके बाद जब हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति होना है तो राष्ट्रपति को वो परामर्श देता, अनुच्छेद 217। जब जिला कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होना है तो वो हाई कोर्ट के जज से विचार विमर्श करके बाद ही जिला कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 233। अंतिम बताया गया है कि जब उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति होना है, शपथ होना है या उसको शपथ दिलाई जाना है तो या तो राज्यपाल दिलाए या कोई अधिकृत व्यक्ति को वो भेजकर भी न्यायाधीशों को शपथ दिला सकता है हाई कोर्ट के। ठीक है, बस यही था उसका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि मान लो राज्यपाल नहीं जाता है पर वो किसी को अधिकृत कर देता है तो वो भी शपथ दिला सकता है, किसको? हाई कोर्ट के। तो ये 4 आपको बड़ी आसानी से ध्यान रख लेना है। अब हम स्वविवेक की शक्ति भी है राज्यपाल को, राष्ट्रपति से ज्यादा है पर वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सीधी शक्तियां लिखा दे रहे हैं। स्वविवेक की शक्ति, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, राष्ट्रपति से ज्यादा है इसके पास। क्या है? मंत्री परिषद के गठन के पूर्व ही ये सीएम को चुन सकता है। ये तो लिख लेंगे मंत्री परिषद के गठन से पूर्व सीएम का चयन कर सकता है। ठीक है, चयन कर सकता है या करना एक ही बात है, का चयन करना। मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, बहुमत नहीं होता तो उसको वो बर्खास्त भी कर देता है, या सीएम हटा तो भी बर्खास्त कर सकता है। तो लिखेंगे मंत्री परिषद को बर्खास्त करना।
विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भंग करना, है ना। एक और लिख लें आप, आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना, आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना। ठीक है, तो ये कुछ हमने उसके क्या बता दिया आपको, स्वाविवेक की शक्तियां बता दी। ठीक है, इस तरीके से आज हम ये शक्तियां और राज्यपाल संबंधित कार्य जो वो करता है अपने अलग अलग कर कर आपको बताए हैं। एक और बताते हैं और इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। काफी बड़ा है, आप इसको पढ़िए। राज्यपाल का विशेषाधिकार की बात करेंगे। राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या है वो लिख लें आप, यहाँ इतना सब देखा है। राज्यपाल के पद धारण के पश्चात, यदि राज्यपाल का जब पद धारण हो गया, शपथ ली थी, तो उसके बाद उस पर केवल यदि मुकदमा लगता है तो केवल कौन सा लग सकता है, आपका सिविल वाला, ना कि वो आपका जो कह सकते हैं अपन सिविल मुकदमा चलाया जा सकता, किंतु फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और जो भी इसने कार्य राज्यपाल के पद पर रहते हुए किए हैं उस पर कोई न्यायिक क्या नहीं हो सकता है, अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ लिखना है, तो लिखा दे रहा है। राज्यपाल के पद धारण के पश्चात, राज्यपाल का पद धारण करने के पश्चात केवल सिविल मुकदमा ही चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी नहीं, किंतु फौजदारी नहीं। ठीक है, एक और लिख लें आप, फौजदारी नहीं। पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए किए कार्यों को, रहते हुए किए कार्यों के लिए, किए कार्यों के लिए भी, किए गए कार्यों के लिए भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस तरीके से हमने आज आपको राज्यपाल संबंधित शक्तियां और उसके कार्य बताए, उसी में हमने मिक्स करके आपको सब बताए हैं। आपने देखा कि इसके हमने कार्यपालिका और प्रशासनिक आपको इसके कार्य बताए। उसमें बताया कि राज्यपाल खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा शक्ति का प्रयोग करे। राज्यपाल के कार्यों एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री कहने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद राज्य के कार्यपालिका संबंधित सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल नियुक्तियां कर सकता है, जैसे महाधिवक्ता की हो गई, विश्वविद्यालय कुलपतियों की हो गई, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की हो गई, है ना। इसके बाद राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल कोई भी विधेयक आया उस पर हस्ताक्षर करके कानून बनाते रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, कहाँ, आपके प्रशासनिक वाले में, प्रशासनिक और कार्यपालिका में देख ली। अब वहीं आ जाते हैं आपके विधायिका शक्तियों की बात करते हैं। तो बताया कि साहब राज्यपाल जो है विधायिका का अभिन्न अंग है। वहीं बताया कि साहब ये विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र अवसान करता है। इसके साथ साथ
क्या करता है, उसको भंग करता है। अध्यादेश जारी कर सकता है ना, विधानसभा में अपना संदेश पहुंचा सकता है, विधानसभा में जो प्रथम सत्र चुनाव के बाद होता है उसमें अपना संबोधन देता है, और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में अपना संबोधन देता है, प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति करता है। तो ये सारे जो फैक्ट हमने आपको बताए थे वो आपको विधायिका संबंधित बताए। वहीं एक मनोनीत करने का अधिकार होता था एंग्लो इंडियन को, पर वो 2019 से बंद है 104वें संविधान संशोधन के बाद। विधान परिषद अपने यहाँ होती नहीं है तो फिर भी हमने आपको बताया है कि वो 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने फिर वित्तीय शक्ति पर बताई थी हमने कि कोई भी धन विधेयक आना है विधानसभा में तो उसको पहले ही पूछ लिया जाता है ना। जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के अंदर कंट्रोल में होती, अधीन होती है। इसके बाद जो बजट होता है वो हर साल पेश किया जाता है, और ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को 5 वर्ष में उसकी समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन होता है। फिर हमने न्यायिक शक्तियों पर बात की। न्यायिक में हमें देखा कि क्षमादान की शक्ति है इनके पास। इसके साथ साथ जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होना है तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जब जिला कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होना है तो हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके करता है, और जब हाई कोर्ट के जज की शपथ दिलाई जानी है तो खुद दिलाता है या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। इसके बाद स्वविवेक की शक्ति थी। स्वविवेक में बताया गया था कि साहब जी मंत्री परिषद के गठन के पूर्व ही सीएम का चयन करना, मंत्री परिषद को भंग करना, बर्खास्त करना, विधानसभा को भंग करना। इसके साथ साथ अपालकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को परामर्श देना या सिफारिश करना, परामर्श देना। और विशेष अधिकार बात अभी भी की है हमने कि साहब राज्यपाल के पद धारण के पश्चात इस पर केवल सिविल मुकदमा ही चलाया जा सकता है, ना कि फौजदारी। ठीक है, और यदि उसने कुछ कार्य भी किए हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है न्यायिक दृष्टिकोण। तो ये सारा कुछ हमने, बड़ा टॉपिक है आज, इसको आप पढ़िए, बड़ा सरल है, लिखने में हर में समय लगता है, बाकी इसको आप एक बार रीड करेंगे तो बड़े आसानी से राज्यपाल के शक्तियाँ और कार्य दोनों ही जान जाएंगे आप। ठीक है, हमने मिक्स करके इसको आपको यहाँ कराया है। अब जो अगली क्लासेस होंगी हमारी, अभी राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के कुछ होंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बात करेंगे। और अभी तो हम एक क्लास और लेंगे जिस पर मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय कौन कौन राज्यपाल था, तो ये भी एक आपको क्लास लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।